एटक के स्ट्रेंथन और डेवलपमेंट पर जो ये कमीशन है, इसके सभी संयोजक साथीगण और साथियों, सबसे पहले तो अभी हरियाणा के साथी बोल के गए हैं कि सामाजिक सुरक्षा पर हर अधिवेशन में ये आयोग होता रहा है, अब कि ये नहीं हुआ है तो राजस्थान के डेलीगेशन की तरफ से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अब इस अधिवेशन में तो नहीं हो सकता कुछ भी, लेकिन कम से कम आगामी अधिवेशन में सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ कमीशन जरूर होना चाहिए। उसका कारण ये भी है, आज की तारीख में पहले जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत आज EPS 95 का मुद्दा आवर और दी इंडिया, जिसके की बहुत बड़ी संख्या में आज की तारीख में जो मेरी इंफॉर्मेशन हो सकता है गलत हो, 17 करोड़ लोग CPF स्कीम के मेंबर हैं, लगभग 70 लाख लोग EPF पेंशन धारक हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है संख्या को, वर्किंग क्लास को वो कवर करता है। इसी तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ में उठाई जा रही है। 3-4 हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने है, राजस्थान में उसमें से एक है, छत्तीसगढ़ है, कुछ दूसरी स्टेट हैं, तो उन्होंने भी अनाउंस किया है भाई वो पुरानी स्कीम लागू करेंगे और उसको लेके पूरे हिंदुस्तान में ये मांग उठ रही है। तो मैं समझता हूँ सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही पहले से कहीं ज़्यादा महत्व का हो गया है, इसलिए हमारे सेंटर को इस रूप में इसको लेना चाहिए। दूसरा, ये जो आयोग जिस स्ट्रेंथन पर और डेवलपमेंट पर है, इस पर जो बुकलेट निकाली, मैं राजस्थान डेलीगेशन की ओर से जो बड़ा ही संक्षेप में इसमें वर्णन किया है प्रतीकात्मक, मैं उसको बहुत ठीक समझता हूँ। बहुत करीब इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। ठीक है, एक विवरणात्मक नहीं है, लेकिन संकेतनात्मक रूप से मैं ठीक मानता हूँ। जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारे यहाँ 2 तरीके के नेता हैं, 2 तरीके का हमारे कार्यकर्ता हैं AITC। एक वो जो 60 साल और 60 साल से ऊपर है, दूसरे वो जो 60 साल से नीचे। जो हमारे 60 साल से ऊपर के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिस संगठनों से वो आए हैं, उनको सबको मालूम है जिस वक्त उनकी एंट्री संगठन में हुई, सोवियत संघ का वजूद मौजूद था, वो व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी। उसके जो भी सपोर्टिंग सारा सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में था वर्किंग क्लास के लिए, वो हमारे लिए एक अनुकूल स्थिति थी। जो हमारी उस वक्त की सरकार है, विशेष रूप से 90 तक जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वो कमोबेश इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे प्रतिकूल नहीं थी, ज़्यादातर हमारे अनुकूल थी। फ्रीडम मूवमेंट, उसका भी हमारी वर्किंग क्लास पर असर रहा है और भी दूसरे कई फैक्टर हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ उन लोगों पर ये सारी चीज़ों का असर था। हमको उस वक्त अनुकूलता दिख रही थी, संगठन बनाने के लिए हमारे लिए आसान था, संगठन बनाकर चलाना भी हमारे लिए आसान था। लेकिन 90 के बाद जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, हमारी सरकार की नीतियाँ बदली और पूरा का पूरा एक अमेरिका परिप्रेक्ष्य जो है हमारे ऊपर देश में लागू हुआ आर्थिक पॉलिसी के रूप में, तो हमारी स्थितियाँ एकदम प्रतिकूल हो गई। पहले जो हमारे सामने चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों में गुणात्मक परिवर्तन है। यही कारण है आज का जो हमारा युवा साथी हमारे साथ है, उसके ऊपर उन सारी चीज़ों को, बहुत पहले की चीज़ों को कोई असर नहीं है। उनके लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा जो ट्रेड यूनियन चेतना को पैदा करे, मजदूर वर्ग की चेतना को पैदा करे, राजनीतिक चेतना को पैदा करे, अगर ये पैदा नहीं होगा तो उनका समर्पण, उनका लगाव संगठन के साथ हो नहीं सकता। एटक की खुद की क्या ताकत है? एटक की ताकत क्या है? एटक की ताकत है जो एटक से एफिलिएटेड संगठन है और उनकी जो मेंबरशिप है वो एक्चुअली वास्तविक एटक की ताकत है। अब संगठन में भी 2 तरीके की ताकतें होती हैं। मजबूत संगठन जो मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो लोग वहाँ पर हैं, भले संख्या कम है, एक तो वो मजबूती होती है, एक फैलाव होता है। तो दोनों ही तरीके की मजबूती और फैलाव के लिए जरूरी है शिक्षा का एक बाकायदा व्यवहारिक कार्यक्रम सेंटर की तरफ से लिया जाना चाहिए। हमारा अनुभव ये है, जब भी अधिवेशन 3 साल में 4 साल में होते हैं, इस तरीके के कमीशन होते हैं, उसमें इस तरीके की रिपोर्ट भी होती है, रिपोर्ट भी ली जाती है, भाई आगे इसको करेंगे, लेकिन वो
कॉन्क्रीट रूप से, व्यवहारिक रूप से राज्यों तक जाता नहीं है। मेहरबानी करके भले प्रोग्राम आप छोटे बनाइए, मत भेजिए आप सेंटर से, लेकिन खाली मॉनिटरिंग करे सेंटर हमारा कि भाई स्टेट इस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ छोटा मोटा लिटरेचर जो आप दे सकते हैं वो आप भेज दीजिए, कुछ ट्यूटर अगर उपलब्ध हो सकते हैं तो वो आप करवा दीजिए, बाकी आप स्टेट पर छोड़िए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये जो भी प्रोग्राम बने, भले ही छोटा बने, लेकिन वो लागू हो जाए। खाली कागजों में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाए, लागू नहीं हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एक दूसरा जो आपने लिखा है इस बुक में, राजस्थान डेलीगेशन की तरफ से मैं बिल्कुल फुल्ली उसका सपोर्ट करता हूं कि जो हमारा फाउंडर डे है 31 अक्टूबर हर साल आता है। अरे भाई, मैं मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाता हूं तो उस पर ज़रा सोचिए, कम से कम मैं बिल्कुल 5 आदमी बुलाऊंगा, केवल घर घर के लोग भी होंगे तो कम से कम 1000-2000 रुपये तो लग ही जाएगा। तो वो तो मेरा उस संगठन का जन्मदिन है जिसके कारण मेरा वजूद है, और मैं पूरे के पूरे मजदूर वर्ग की सेवा कर रहा हूँ, मेरी सोसाइटी की सेवा कर रहा हूँ। और ये जो हमारी व्यवस्थाएं, आर्थिक नीतियाँ जो है, जो जिस तरीके गुलाम बनाने की तरफ जा रही है, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। कितना बड़ा संघर्ष है। तो भाई उस संगठन का जन्म दिवस पर अगर मान लीजिए कोई नेता कार्यकर्ता एक दिन की सैलरी भी अगर सेक्रीफाइस नहीं कर पाएगा तो मेरे ख्याल से तो फिर वो संगठन में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अगर इस दृष्टिकोण से हम सोचेंगे तो जैसा कि कॉमरेड ने बताया 70 करोड़ एक दिन की सैलरी, और वो भी जो हमने क्लेम किया है 1 करोड़ 40 लाख, उसमें से पूरा का पूरा नहीं, केवल 70 लाख लोगों का ही आता है तो 70 करोड़ होता है। और अगर मान लीजिए एक करोड़ का आ गया तो कितना होगा? तो इस तरीके से होल टाइमर बगैर ज़्यादातर संगठन सेंटर चलती रही। अगर ये स्थिति हम कर लेते हैं कलेक्शन की तो हमारे होल टाइमर का वेजेस भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में मुझे कहना था यही, और रिपोर्ट ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। राजस्थान का डेलीगेशन इसको वापस समर्थन करता है। अंत में मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हरद्वार सिंह फ्रॉम